नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस कर रहे थे आपके आरआरबी एनटीपीसी और साथ में ग्रुप डी एग्जाम के लिए। और देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है अभी तक, तो इसका देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए इसका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको सारे लेक्चर जो हमने कवर किए वो तो है ही, इसके अलावा जितने भी लेक्चर्स आपके रिमेनिंग है तो वो भी आपको इसमें पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और साथ में देखिए बायोलॉजी का पोर्शन हमने ऑलरेडी आपको पूरा करा दिया है, तो उसका भी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में पूरा कंप्लीट पीडीएफ हमने उसका ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि आपका ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है स्टडी करते रहिए, हम आपको पूरा कंप्लीट जो है जनरल साइंस का जो पोर्शन आपका है तो वो आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। अभी केमिस्ट्री का चल रहा है और इसके बाद हम लोग फिजिक्स का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो हमने देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में, अपने उसके बारे में स्टडी किया था कि एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। और इसके बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने उसमें स्टडी किया था। तो आज देखिए हम लोग उसी टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए इसमें स्टडी करेंगे हम लोग, जिसमें कि यहाँ पे आपके कुछ जैसे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कि आपको मॉलिक्यूलर मास आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलर मास की क्या होती है और इस कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली में। तो ये सारा चीज़ है यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास जो आपका रहता है, तो ये जो है कोई भी एटॉमिक जो मासेस आपके रहते हैं तो उसका ये सम होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एटम्स है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर में आपके रहते हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो उसमें उसके जितने भी एटॉमिक मासेस जो रहेंगे उसका जो सम करते हैं हम लोग, तो वो आपका आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं हम लोग दैट इज एटॉमिक मास यूनिट में, या फिर एएमयू शॉर्ट में हम लोग इसको यू भी लिखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए हमने H2O का लिया हुआ है। तो देखिए H2O जो आपका है इसमें, तो अगर इसका आयंस के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये आपका रहेगा दैट इज H प्लस और O आपका रहेगा यहाँ पर एक्चुअली में। तो अगर देखिए अगर इसको बैलेंसिंग किया जाए यहाँ पर, तो बैलेंसिंग करने के बाद अगर आप देखते हैं जैसे आपका 2H है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का आपका इसमें जो है 1 मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें देखिए जो H का जो मतलब इसका मॉलिक्यूलर जो मास रहता है आपका, तो ये होता है 1 और ऑक्सीजन का आपका होता है 16। तो अब अगर आप इसमें टोटल इसका कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का जैसे आपका इसका होता है आपका यहाँ चीज़ 1 और 2 इसका है, तो 1 into 2 करेंगे। और ऑक्सीजन का आप जानते हैं कि इसका होता है आपका दैट इज मोलिकुलर मास 16। तो टोटल इसका कितना हो गया आपका 16 + 2 दैट इज 18। तो ये है आपका मोलिकुलर मास, ये H2O का आपका एक्चुअली में है। और वहीं पे देखिए एक आपका रहता है फॉर्मूला यूनिट मास का। तो देखिए फॉर्मूला यूनिट मास जो आपका है, तो ये जैसे एटॉमिक मासेस का ये सम होता है जितने भी एटम्स आपके रहते हैं। जैसे कोई भी फॉर्मूला यूनिट जो आपका रहता है, तो इसको हम लोग जैसे कोई कंपाउंड रहता है तो उसका हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो मेनली देखिए जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स रहते हैं ना फॉर्मूला यूनिट मास में, तो वो आपका आयंस रहता है इसमें। जैसे कि दिया हुआ Na+ और Cl- है, तो इसमें देखिए सोडियम का आपका रहता है 23, इसका जैसे हम बात करते हैं मास का। और उसके बाद क्लोरीन है तो इसका होता है आपका 35.5 रहता है। तो यहाँ पे दोनों का एक एक यहाँ पे एक्चुअली में है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आपका आएगा यहाँ पे 58.5 एटॉमिक मास यूनिट आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये तो कैसे निकाला जाता है ये चीज़ दिया हुआ है, बट आपको यहाँ पे जितने भी एटॉमिक नंबर मतलब जितने भी आपके मेन एलिमेंट जो रहते हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और उसका एटॉमिक मासेस कितने होते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का, आपको ये सारा चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये आप लोग पूरा देख लेना और इन सभी को याद आप लोग कर लेना। तो जैसे कि यहाँ पे आपका सीरीज में दिया हुआ है, एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इन सभी का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका दिया हुआ है और एटॉमिक मास इसका कितनी होती है, तो ये सारा चीज़ आपको याद करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाइड्रोजन का जैसे आपका एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 हो गया, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, आपको एक सीरीज में याद रखना है। और यहाँ पे एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, जैसे हीलियम का आपका 4 होता है 4.0026, बट अप्रॉक्सीमेटली 4 आप ले सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे केसेस में आपको जो है ये याद रखना होता है, और आपको कहीं पे दे भी दिए जाते हैं जो कि आपको कैलकुलेशन करने में ये वहाँ पे हेल्प करेगा। तो आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 तक आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर, मतलब जितने भी एलिमेंट है आपके 30 नंबर तक के, तो इनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको हेल्प करेंगे जो क्वेश्चन आपका आएगा इनके जितने भी आपके हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आपका हो गया, नियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आपको इसी क्रम में याद रखना है सभी को।
क्योंकि आप लोग एक क्रम में याद रखते हैं इसको पूरा, तो बाकी अब एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। और अचानक से कोई भी पूछा जाए कि जैसे पोटेशियम का कितना आपका आता है, तो इसका होता है 19। फिर कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो ये 30 तक आपको जो है एक सीरीज में याद रखनी है। कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि जैसे जिंक का कितना एटॉमिक नंबर, तो इसका 30 होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ देखिए आपको काम आएगा, जैसे आगे जब मोल कॉन्सेप्ट आप निकालते हैं देखते हैं यहाँ पे, और बाकी जो और अभी आपका रहता है कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोल का डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए मोल जो आपका रहता है, तो बेसिकली हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, जैसे कोई भी स्पेसीज आपका है, जैसे स्पेसीज आपके रहते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर कोई पार्टिकल्स आपके रहते हैं, तो उसमें 1 मोल जो रहता है कोई भी स्पेसीज का, तो वो एक इसका एक वो क्वांटिटी रहता है आपका यहाँ पे, कि जैसे उसके अंदर में जो है कितना मास है उसका, अकॉर्डिंग टू जितना उसका एटॉमिक या फिर जो मॉलिकुलर मास है, ग्राम्स में हम लोग इसको एक्चुअली मेजर करते हैं हम लोग। तो कोई भी क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस का, जैसे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो मोल्स के टर्म्स हम लोग एक्चुअली में करते हैं। तो एक मोल जो है आपका, तो ये आपका डिफाइंड होता है कि दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.023 इंटू 10 के पावर 23 यूनिट्स ऑफ ए पार्टिकल। तो एक मोल बराबर आपका इतना होता है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 यूनिट्स आपका हो जाएगा, जिसे कि हम लोग एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे है कि एक मोल के अंदर में आपका कितना होता है, तो दैट इज 6.023 इंटू 10 के पावर 23 यूनिट्स, या फिर इसको हम लोग एक एवोगैड्रो नंबर भी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिप्रेजेंट आपका करेगा यहाँ पे 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मान लीजिए कि 1 मोल की बात कर रहे थे, तो अगर 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो उसमें कितना आपका होगा एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का, तो बस इसमें कुछ नहीं, जितना 1 मोल में आपका रहता है तो उसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और ये यूनिट आपको मतलब ये जो है इसका वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है कि 1 मोल में कितनी यूनिट्स होती है। तो ये है आपका 6.023 इंटू 10 के पावर 23। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे मोलर मास के बारे में। तो देखिए मोलर मास जो आपका रहता है यहाँ पे एक्चुअली ये रहता है आपका, कि जैसे 1 मोल का मास जो आपका रहता है, तो वो हम लोग उसी को बोलते हैं हम लोग मोलर मास एक्चुअली में। जैसे कि हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इसको हम लोग ग्राम्स में, और इसे हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास भी। जैसे कि मान लीजिए आपका 1 एटॉमिक मास जो आपका हाइड्रोजन का है, उसके अंदर में रहता है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो रहेगा, तो उसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आपका रहेगा, जिसका मतलब ये रहेगा कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है आपका, तो उसके अंदर में रहेगा आपका 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का। अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे मोलर मास के बारे में। तो देखिए जो मोलर मास आपका रहता है यहाँ पे, दैट इज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होती है, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग मोलर मास। जो कि यहाँ पे आपका जैसे एटॉमिक मास रहता है, फिर मोलिकुलर मास जो आपका रहता है, जो ग्राम मेजर करते हैं हम लोग, तो ये जो आपका 1 मोलर मास के बराबर आपका होता है एक्चुअली में। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एटॉमिक मास आयरन को जो आपका है, तो इसका होता है आपका 56 एटॉमिक मास यूनिट। तो मोलर मास जो आपका रहेगा आयरन का ही, तो वो उसका उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब जो एटॉमिक मास जो रहता है, तो वही इसका क्या रहेगा आपका, दैट इज मोलर मास ही हो जाएगा। और इसे ग्राम में हम लोग मेजर, ग्राम में जितना रहेगा आपका मोलकुलर मास है, मोलर मास इसका, तो वो एटॉमिक मास जो एटॉमिक मास यूनिट मेजर करते हैं, तो उसके बराबर ही होता है एक्चुअली में। तो मोलर मास आयरन का कितना आपका हो जाएगा, दैट इज 56 ग्राम। उसी तरीके से देखिए जो आपका जैसे H2O था, तो वहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था इसका, जैसे आपका एटॉमिक मास था 18 AMU, तो इसका जो मॉलिकुलर मास जो आपका रहेगा H2O का भी, तो वो आपका इतना ही रहेगा, दैट इज एटॉमिक मास। देखिए इसको हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं एक्चुअली में यहाँ पे, तो मोलर मास इसका आपका रहेगा दैट इज 18 ग्राम। अब जैसे आपका मॉलिकुलर मास है या फिर जो एटॉमिक मास है, इसे हम लोग AMU मेजर करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है आपका वही सेम रहेगा मोलर मास भी इसका, बस यहाँ पे यूनिट अंतर है, ये ग्राम में हम लोग देखते हैं मोलर मास को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आता है इंपॉर्टेंट, कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तो देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते हैं ना, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपका रहता है कि दैट इज गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यानी कि कितना मास है कोई भी आपका दिया हुआ है, कोई भी सब्सटेंस आपका है, और उसका मोलर मास कितना है, तो इससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल के आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 112 ग्राम ऑफ आयरन विल बी, तो इसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा अगर आपके पास जो है 112 ग्राम्स ऑफ आयरन है। अब यहाँ पे देखिए आपका जैसे 112 ग्राम आपका दिया हुआ है, तो ग्राम हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो ये आपका जैसे मोलर मास आपका रहता है, वो चीज़ आपका रहता है। तो यहाँ पे मोलर मास आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालनी है। अब यहाँ पे किसका निकालना है, आयरन का। तो आयरन का
जो मास रहता है आपका एक्चुअली में, तो मास आपको यहाँ पे पहले ये डिटरमाइन करना होगा और इस फॉर्मूले में रखिए तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आयरन आपका रहेगा ना, तो सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो इसका सिंपल सा आपका हो जाएगा, इसमें ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, इसमें आपका जैसे कि मास आपका ऑलरेडी इसमें आपका दिया हुआ है कि दैट इज 112 ग्राम आपका दिया हुआ है। और इसके बाद आप लोग इसका निकाल सकते हैं जो कि आपका दिया था, यानी कि जो 56 है आयरन का, आप जानते हैं कि इसका जो आपका रहता है यहाँ पे मोलर मास आपका रहता है दैट इज 56। तो इसको आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पे जैसे कि आपका दिया था कितना नंबर ऑफ मोल्स आयरन में, तो ये आपका इतना हो जाएगा कि 2 मोल्स है इसके अंदर में। तो 2 मोल्स है, लेकिन आप जानते हैं कि एक मोल्स के अंदर में कितना रहता है, तो दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 2 में कितना हो जाएगा, 2 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बस यही आपका है जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका है कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का। तो देखिए लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या कहता है यहाँ पे, कि जैसे कोई भी कंपाउंड जो आपका रहता है, तो वो जैसे आपका केमिकल कम्बिनेशन के थ्रू आप रिएक्टेंट के चलते वो बनते हैं आपके, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपके हो गए, जो कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं वेट और वॉल्यूम दोनों से। तो ये देखिए अचीव कैसे होता है आपका यहाँ पे, तो एक सर्टेन लॉ आपका रहता है जिसे बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि कंपाउंड सबका कोई भी फॉर्म होता है आपका, जैसे केमिकल कम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के चलते उसमें, तो वो जो आपके एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं बाय वेट और बाय वॉल्यूम दोनों तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा। जैसे मोल्स निकालने का क्वेश्चन आपका आता है इसमें से, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे देखिए अमोनिया आपका दिया हुआ है और इसमें नंबर ऑफ मोल सबसे पूछा गया है कितना प्रेजेंट है 51 ग्राम ऑफ अमोनिया में। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपका दे दिया है यहाँ पे ऑलरेडी, नहीं तो आपको अपने से कैलकुलेट करना रहता। तो इसमें देखिए एटॉमिक मास आपका नाइट्रोजन का दिया हुआ है 14 और एटॉमिक मास हाइड्रोजन का दिया हुआ है इसमें आपका 1 दिया हुआ है। अब देखिए जो अमोनिया आपका रहता है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका होता है NH3, यानी कि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है इसमें। तो एटॉमिक मास आप जानते हैं कि जैसे NH3 है, तो इसका आप कैसे निकालिएगा, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जैसे नाइट्रोजन का पता है इसका 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 है। तो इसमें जो है आप लोग ऐड कर दीजिए, 3 हाइड्रोजन है तो 3 इंटू 1 और 14, तो इसका आपका हो जाएगा 17। तो ये है आपका एटॉमिक मास कितना आ गया NH3 का, तो ये 17 आ गया। और यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसमें जो है आपका 51 ग्राम है अमोनिया का। तो यहाँ पे जो एक्चुअली आपका है, एक्चुअली मतलब जो फॉर्मूला रहता है कि नंबर ऑफ मोल्स का, कि गिवन मास अपन है मोलर मास, तो मोलर मास इसका ऑलरेडी आपका जैसे कि ग्राम में जो हम लोग लेते हैं तो वो आपका, अब जैसे इसमें आपको ये दिया था एक्चुअली में एटॉमिक मास तो आपका जैसे है ही, इसमें गिवन मास आपका कितना है, इसमें 51 ग्राम है। और आपने यहाँ पे कितना निकाला इसका एटॉमिक मास, तो वो है दैट इज 17 है। और 17 जो आपका रहता है मतलब जी एटॉमिक मास जो आपका रहता है, तो ये मोलर मास के ही बराबर आपका रहता है, जो कि हमने आपको अभी बताया हुआ था। तो बस आप लोग इस फॉर्मूले में रख दीजिए, दैट इज 51 ग्राम आपका दिया था, यानी कि ये गिवन मास है यहाँ पे अमोनिया का। और नीचे आपको रखना है मोलर मास जो कि आपका एटॉमिक मास के बराबर ही आपका रहता है। तो नीचे 17 है तो इसका आ जाएगा 3 मोल। तो 3 मोल्स है यहाँ पे प्रेजेंट है आपका अमोनिया के अंदर में। और इसको अगर आप लोग जैसे उसके फॉर्म में भी क्वांटिटी कितना है इसमें आपका एटम्स मतलब कितने हैं इसमें, तो आप लोग वो भी निकाल सकते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ऑप्शन में आपको मान लीजिए वो भी दिया रहेगा, तो उसके थ्रू भी आप लोग बना सकते हैं इसको। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 25 ग्राम। तो इसमें आपको बताना है कितना मोल्स प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड का 55 ग्राम्स में। तो 55 ग्राम्स में कितना प्रेजेंट है, तो यहाँ भी देखिए आपका जैसे 25 ग्राम्स, यानी कि इसमें जो है आपका यहाँ पे ऑलरेडी ये दे दिया है कि कितना आपका इसमें जो है वो दिया गिवन मास है आपका। तो गिवन मास आपका 25 ग्राम है, आपको मोलर मास निकालनी है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो देखिए जो आपका मोलर मास रहेगा इसका सल्फ्यूरिक एसिड का आपका यहाँ पे, तो आप लोग इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला आपका रहता है, जैसे फार्मूला नहीं मतलब मोलिकुलर मास निकालने के लिए आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका होता है H2SO4। तो H2SO4 है तो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है इसमें। तो H2 का आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो आपका इसका 1 होता है तो इसमें 2 इसका हो जाएगा। और सल्फर आपका जैसे इसका होता है आपका 32 एटॉमिक मास, तो इसमें आप इसको जोड़ दीजिए। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसका 4 एटम है इसमें, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो टोटल यहाँ पे आपका आ जाएगा 98। तो 98 ग्राम यहाँ पे जो है आपका प्रेजेंट है मोलर मास, जो कि आपका एटॉमिक मास के बराबर ही होती है।
तो अब इसको आप यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू के नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तो इसमें आपका फॉर्मूला होता है इसका गिवन मास अपन में मोलर मास। तो गिवन मास यहाँ पे कितना है 25 और यहाँ पे मोलर मास आपका आया जो कि आपने कैलकुलेट किया वो है आपका 98। तो इसका आपका हो जाएगा 0.255 मोल है आपका। तो 0.255 मोल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वन इज द राइट आंसर। और अगर इसको उस टर्म्स में लिखा जाए कितना टर्म्स इसमें है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि आपका था वहाँ पे 6.023 10 के पावर 23 वाला। तो किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप लोग वहाँ पे बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ हीलियम। तो 60 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना मोल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ भी देखिए 60 ग्राम हीलियम का दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी जो है आपका ऑलरेडी ये दे दिया है कि इसका गिवन मास आपका यहाँ पे कितना दिया हुआ है। तो गिवन मास यहाँ पे आपका 60 ग्राम है, मोलर मास आपको निकालना है हीलियम का। तो देखिए यहाँ पे हीलियम का जो आपका जैसे मोलर मास होता है इसका यहाँ पे, यानी कि जो एटॉमिक मास आपका रहता है एक्चुअली में, तो वो है 4 आपका रहता है एक्चुअली में। तब बस आप फॉर्मूले में रख दीजिए तो 60/4 दैट इज 15 मोल्स इसका आपका आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, आपको बस याद रखना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा चीज़। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये सारे प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हुए क्वेश्चन आपका है। इसमें दिया हुआ है कि द मोलिकुलर मास ऑफ O2 इज। तो O2 का मोलिकुलर मास कितनी होती है। तो देखिए O2 ऑक्सीजन आपका है, तो इसमें ऑक्सीजन का आप जानते हैं कि इसका 16 आपका रहता है, इसका एक है, एक ऑक्सीजन का 2 है, तो इसमें आपका हो जाएगा 60 × 2 32 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन है कि द वर्ड मोल वाज इंट्रोड्यूस अराउंड 1896 बाय। तो जो वर्ड मोल आपका है तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका 1896 में किसके द्वारा ये की गई थी। तो ये देखिए किया गया था विलियम ओस्टवर्ड के द्वारा। तो ये आपका जो वर्ड है मोल इंट्रोड्यूस किया गया था विलियम ओस्टवर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसमें एलिमेंट है और एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको एलिमेंट और एटॉमिक मास आपको याद रखना होगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम का देखिए 23 होता है इसका एटॉमिक मास, तो ये आपका सही है। उसके बाद फिर देखिए कार्बन का 12, सल्फर का आपका जो है 32 होता है। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन आपका दिया हुआ है, तो क्लोरीन का जो 36.5 का दिया हुआ है, तो इसका जो है ये इतना वैल्यू नहीं आपका रहता है। तो इसी आपका राइट आंसर है, दैट इज ये मतलब कि इसमें करेक्टली मैच नहीं है तो ये है आपका, बाकी सभी का सही दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि व्हाट इज द काउंटिंग यूनिट फॉर ए केमिस्ट। तो केमिस्ट के लिए काउंटिंग यूनिट कौन सी है। तो देखिए ये मोल आपका रहता है, हमने आपको बताया कि मोल के टर्म्स में लोग काउंट करते हैं जो कि काउंटिंग यूनिट्स है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो ये जो है बस इसमें आपको इसका डेफिनेशन याद रखना है। तो देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका है तो ये बताता है यहाँ पे स्टेट इसका डेफिनेशन इस तरीके से किया जाता है कि जैसे मास जो है तो उसको हम लोग उसको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना तो ही हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में। जैसे केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें जो है हम लोग मास को क्रिएट नहीं कर सकते और ना तो उसको डिस्ट्रॉय हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे आपका केमिकल रिएक्शन रहता है तो उसमें आप जानते हैं कि एक रिएक्टेंट्स होता है और बाद में का फिर प्रोडक्ट आपका बनता है। तो आप देखते होंगे कि जैसे मास जो रिएक्टेंट्स का होगा तो प्रोडक्ट में भी मास उसका सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि मास को हम इसमें से ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर में जो वो रहता है तो वो आपका वही ओरिजिनल मतलब जितना उसका मास रहेगा उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेट करके, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ H2O का जो आपका बना था ये, तो इसमें जो बना आपका ये कॉम्बिनेशन मतलब जो आपका ये अरेंज करने के बाद है आपका कि 2H2 + O2। तो इसमें 2 मास है हाइड्रोजन का और एक इसमें ऑक्सीजन के भी आपके हैं 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर आप कैलकुलेट कर 36 आएगा और उसी तरीके से इसको बैलेंसिंग करने के बाद 2H2 आपका आया। तो इसमें भी देखते हैं कैलकुलेशन करने के बाद आपका 36 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों में आपका मास जो है प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट्स में भी दोनों बराबर ही रहते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मास का जो लॉस नहीं हो रहा है सब्सटेंस का, तो इसका मतलब है कि मास जो आपका रहेगा हमेशा कंजर्व रहता है। तो इसीलिए देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मॉस जो है ये जैसे लवेसर के द्वारा ही मेनली दिया गया था। तो इनको देखिए मेनली बोला था लवेसर को ही, इन्होंने बोला था कि दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में इन्होंने एक्चुअली ये लॉ दिया था। फिर उसके बाद देखिए एक है आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका ये कहता है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई भी केमिकल कंपाउंड आपका है तो उसके अंदर में एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट रहते हैं बाय मास के कंपैरिजन अगर बात करते हैं। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड आपका रहेगा तो उसमें एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन रहेंगे एलिमेंट्स का मास के अगर टर्म्स में अगर हम लोग लेते हैं तो इसको देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लॉ था तो ये जोसेफ लुइस प्रोइस्ट के द्वारा ये दिया गया था।
तो इसीलिए देखिए इस लॉ को बुलाता है प्रेस्ट लॉ के नाम से भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका दिया हुआ है इसमें 2s2 + O2 है, तो इसका आप देखिए अब लिखते हैं इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में कि 4:32 पूरा जो इसका रहता है आपका यहाँ पे, तो इसको 1:8 में आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और बाकी देखिए जो आपका कंपाउंड बनता है एक्चुअली में इधर, तो ये है आपका 2:2 पूरा, ये जो है आपका बैलेंसिंग करने के बाद है। तो इसको आप जब सिंपलेस्ट रेशो में लिखिएगा तो ये भी आपका 1:8 है, ये रहेगा आपका। तो इसमें भी सेम आपको वही चीज़ कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे एलिमेंट का बाय मास में, अगर मास हम लोग लिखते हैं यहाँ पे तो ये दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन सभी को याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपको इसी तरीके से जो है लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ। अभी देखिए केमिस्ट्री का आपका चल रहा है, इसके बाद हम आपको फिजिक्स का ही पूरा कंप्लीट आपको हम सेशन प्रोवाइड करेंगे। और हमने ऑलरेडी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी। फिजिक्स का भी क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसका भी हमको प्रोवाइड कर देंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है बाय कर सकते हैं, और आप लोग स्टडी करते रहिए। हम एग्जामिनेशन तक आपका पूरा कंप्लीट जनरल साइंस आपका करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।